नमस्कार, जय हिंद। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 दो चर का रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, चौथा पाठ है, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो वहां पे आप इनसे थोड़ा सा रूबरू हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। अगर आपको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो आप 10-15 मिनट बाद ही फिर 9वीं की 1-2 वीडियो देख लेना, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कुल मिला के 6 प्रश्नावली हैं। 6 प्रश्नावली, हाँ इसमें 6 है। पहली प्रश्नावली में आप पढ़ोगे परिचय की ये होता क्या है, रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं। दूसरी प्रश्नावली में पढ़ोगे आप इसका आलेखीय विधि से हल निकालना। तीसरी प्रश्नावली में पढ़ोगे बीज गणितीय रूप से इसका हल निकालना। और एक विधि का नाम है जिसे बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। चौथी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे विलोपन विधि से हल निकालना। पांचवी प्रश्नावली में पढ़ोगे आप बीजगुणन विधि से हल निकालना। और छठी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे कि कई सारे आपको रैखिक समीकरण दिए गए होंगे, आपको इन्हें बदलना होगा ये रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। ठीक है। तो ये 6 प्रश्नावली है आपकी। और आज हम इस वीडियो में आपका चलो परिचय शुरू करते हैं, यानी कि पहली प्रश्नावली आज हम शुरू करेंगे। तो अभी तक आप परिचित हो, परिचय, अभी तक आपको पता है कि ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इससे क्या आप परिचित हैं? नहीं, अरे ये 9th में पढ़ा था भाई, चौथे पाठ में। अरे भैया पढ़ा था, याद थोड़ी है। अच्छा, ये होता है इसका मानक रूप। किसका मानक रूप होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्या कहने का मतलब? ये मतलब कि आपने चौथी प्रश्नावली में क्लास 9th में पढ़ा होगा 5x3y बराबर 6। तो ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं जहां पे a और b कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो a 0 हो गया, यानी कि ये पूरा पद ही खत्म हो जाएगा। और जब पद ही खत्म हो जाएगा तो इसका चर ही नहीं रहेगा, एक ही चर रह जाएगा। तो हम इसे दो चर का रैखिक समीकरण कैसे बोल सकते हैं? ठीक है। और c कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या आपकी ये हो सकती है, रियल नंबर। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? अच्छा, इसके बाद यहां पे पाठ का नाम लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो दो चर का तो हमने समझ लिया कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये दो चर है, इसमें एक चर ये है, एक चर ये है। रैखिक क्यों बोला गया है? क्योंकि इनकी घातें क्या है? एक है। ठीक है, इनकी घातें एक है, इसलिए रैखिक बोला गया है। अब यहां पे युग्म क्यों बोला गया है? इसका मतलब हम इसमें दो समीकरण दिए जाएंगे, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो होंगे। हम उसके साथ पढ़ेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होगा, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे हमारे पास दो समीकरण होंगे, इनका हम हल निकालना सीखेंगे। और जो 9th में आपने पढ़ा था चौथी प्रश्नावली में, सिर्फ उसमें एक ही रैखिक समीकरण होता था, उसको हम हल करते थे। क्लियर बात? युग्म क्यों बोला गया है? रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका सामान्य रूप क्या होता है, यानी कि मानक रूप क्या होता है। क्लियर? अच्छा, अब जब हम इनका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भैया? मेरे को तो ये भी नहीं याद कि एक ही रैखिक समीकरण हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, एक समीकरण हो, मान लो जैसे ये है 3 और 5 है। इसको बना लेते हैं हम, टेबल में आ जाए तो ये इसको कर लेते हैं 30 कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, दो चर का रैखिक समीकरण है। इसका हल हमने 9th में चौथे पाठ में सीखा था। क्या सीखा था? कि हमको अगर इसका हल निकालना है तो इसको हम ऐसे कुछ एक टेबल बना लेंगे ऐसा, जिसमें एक बार हम x का मान कुछ रखेंगे और y का मान आएगा, फिर y का रखेंगे, x का आएगा। क्या रखना है? एक बार आप x का मान 0 रखो तो y का कुछ मान आ जाएगा, एक बार y का मान 0 रखो, x का आएगा। अब मैं पहले करता हूं x बराबर 0 रखता हूं इस पूरे समीकरण में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 0 हो जाएगा 3y बराबर 30, यानी कि यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
पता है ना, ये तो भाई पूरा जीरो ही हो गया। इधर से 3 हमें हटाना था, तो 3 हमने क्या किया, इधर भाग दे दिया। तो 3 इधर जब भाग देंगे उधर भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण क्या होता है, बिल्कुल तराजू जैसा होता है। इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। मान लो 4 किलो बाट इधर रखा है, 4 किलो इधर रखा है, तो अगर आपने इधर से 1 किलो निकाल लिया तो तराजू का ये वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इधर से 1 किलो निकाला है तो आपको इधर से भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वही चीज इसमें होती है। तो हमने इधर 3 से अगर भाग देंगे, इसको मैं समझा ही देता हूं। चलो, ये 3y बराबर 30 बचा। इसको मैं अगर 3 से भाग दूंगा तो इधर से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, पर हमें इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा, और फिर इधर बचेगा y, और इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कट के। क्लियर बात? तो ये तो हमारा तरीका था जो हमने पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे y क्या आया, 10 आया। जब हमने x 1 रखा तो y 10 आया। अब हमें क्या करना है, इसी में हम एक बार रखते थे, एक बार y बराबर 0 रख के देखेंगे। ठीक है, y बराबर अगर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 30, यानी कि ये वाला पद खत्म, यानी कि 5x बराबर 30, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा, 5 भाग में चला जाएगा, यानी कि 5 छंग 30, यानी कि x का मान 6 आ जाएगा। और इस तरीके से हमें मिल जाता था 2 निर्देशांक मिल जाते थे। क्या क्या, कि अगर x 0 रखा तो y 10 मिला है, अगर y 0 रखा तो x 6 मिला है, और इसको हम कार्तीय तल पे प्रदर्शित करते थे। ठीक है, वही यहां पे भी करना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ये बिंदु क्या है, x 0 है, y 0, ये क्या होता है, x अक्ष होता है, ये क्या होता है, y अक्ष होता है। इधर क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर क्या होती है, धनात्मक संख्याएं। इसके अपोजिट में ऋणात्मक संख्याएं, ये y अक्ष है, y अक्ष नीचे ऋणात्मक, इधर ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहां तक आप परिचित होने चाहिए, तभी आपको आगे चैप्टर आएगा। ठीक है, तो x क्या है, 0। x अक्ष पे हमें देखते हैं, इसको क्या बोलते थे, भुज बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, भुज, इसको कोटि। तो भुज क्या होता था, x अक्ष के ऊपर होता है, x अक्ष के ऊपर, यानी कि यहाँ पे 0 होता है। तो ये क्या है, भुज इसमें 0 है, यानी कि x अक्ष पे ना इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। बचा कौन, y अक्ष बचा। y क्या है, 10 है, और यही 10 आपको ऊपर नीचे ले जाएगा, और ये प्लस का 10 है, यानी कि 10 क्या होगा, ऊपर होगा। तो हम यहीं पे मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना लेते हैं। हाँ, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ पे कहीं पे होगा ये। और ये इसमें क्या है, x क्या है, 6 है, y क्या है, 0 है। मतलब ऊपर और नीचे y अक्ष पे नहीं जा सकते, 0 है, और सिर्फ आप x अक्ष पे जाओगे। x अक्ष में किधर, धनात्मक की तरफ, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला बिंदु। तो ये 0 बन गया, ये वाला बिंदु मिल गया। और जब हम इन दोनों को मिलाते थे तो ये बन जाती थी एक लाइन। और वास्तव में क्या होता था, आपका 2 चर का रैखिक समीकरण क्या होता था, एक लाइन का ही ये समीकरण होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते थे, ये आपकी लाइन है 5x प्लस 3y बराबर 30, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करती थी। तो इसके सॉल्यूशन क्या आ जाते थे, यही, एक तो ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, और इस लाइन के ऊपर अब जितने भी बिंदु हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं। तो इस बिंदु के ऊपर कितने, इस लाइन के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। इसीलिए वहां पे हमने पढ़ा था कि रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है, अपरिमित रूप से अनंत होता है। और अभी यही भी पढ़ेंगे कि अनंत ही होता है जब एक समीकरण दिया गया है तब, पर जब 2 समीकरण दिए जाएंगे तो कुछ अलग होगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास 2 समीकरण होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे, कहने का मतलब 2 समीकरण होंगे, जब हम इनका हल करेंगे तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं ग्राफ के रूप में। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है कि मान लो एक समीकरण का तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण लेके ये किया तो इसका ये आया, मान लो एक ऐसे ही और होगा कोई सा समीकरण, उसको जब हल करेंगे तो उसका भी कुछ आएगा, मान लो वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे को कट कर सकती है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि पहली चीज बताया गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइनें हो सकती हैं एक दूसरे के समानांतर, जब सॉल्यूशन आएगा समांतर हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे को कट करती हुई पाई जा सकती हैं। क्योंकि रैखिक समीकरण क्या है, 2 चर का रैखिक समीकरण एक लाइन है, तो लाइन के 2 अगर समीकरण है तो 2 लाइनें बनेंगी, तो वो कैसी कैसी बन सकती हैं, या तो वो क्या होंगी, समानांतर होंगी, या एक दूसरे को कट करेंगी, या फिर तीसरी हो सकती है कि एक के ऊपर एक ही होगी। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर, मतलब दोनों एक ही के ऊपर एक ही होंगे, इसको बोला जाता है कोइंसिडेंस।
इसको बोलते हैं समानांतर रेखा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और इसे शायद संगामी में ये तो है आपकी समांतर रेखा, ये है प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो ये सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ के रूप में उसके सॉल्यूशन ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, और कोई आ सकता है क्या, आप ही सोच के बताओ भाई। दो लाइनें हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल दूर होंगी, ठीक है, बराबर दूरी पे होंगी, या एक दूसरे को काटेंगी, या हो सकता है एक के ऊपर एक आ जाए, और क्या आ सकता है, और क्या बनेगा ग्राफ इसके अलावा। दो लाइनों को अगर खींचना है तो कैसे बनाओगे भाई, ऐसे ही बनेगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ही आ रहा होगा, भैया एक लाइन यहां पे बना दी, एक लाइन ये बना दी, तो ये क्या है, ना तो ये समानांतर है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं, ये वाला तो आपने बताया नहीं। अरे भाई इसे ध्यान से सोचो, अगर आप इसे आगे बढ़ाओगे ऐसे और इसको भी आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद तो कर ही जाएंगी ना। तो ये तो दूसरे वाले ऑप्शन में ही आ गया। ठीक है, क्लियर बात, इतना उतार लिया, उतार लो रोड के वीडियो। प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 7 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको इसको रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है। तो पहली स्थिति दी गई है कि आज से 7 वर्ष पूर्व, और दूसरी स्थिति दी गई है आज से 7 वर्ष आगे। ठीक है, पीछे और आगे 3 वर्ष आगे, ये दो स्थिति हैं, उनमें बीच में रिलेशन बताया कि जब पीछे 7 वर्ष जाओगे तो मैं तुम्हारा 7 गुना हो जाऊंगा, और आज से आगे जाओगे 3 साल, ठीक है, 3 वर्ष, तो मैं तुम्हारा 3 गुना होऊंगा। ये रिलेशन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y है। देखो, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। तो 7 वर्ष पूर्व क्रमशः आयु क्या होगी, आफ्ताब की हो जाएगी x - 7 और उसकी पुत्री की हो जाएगी y - 7। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है कि जब 7 वर्ष पूर्व में जाएंगे तो जो आफ्ताब की आयु है यानी कि x - 7 वो क्या है, 7 गुना है किसकी, उसकी पुत्री की आयु के। तो उसकी पुत्री आयु की आयु है, इससे क्या है 7 गुना है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, और यही आपका बन जाएगा दो चर का रैखिक समीकरण। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस में 7 सता 49 और इधर y - 7 हो जाएगा। y और 7 को इधर लाएंगे तो ये तो 7x है ही, y आएगा माइनस में आएगा और ये आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 7 बराबर में 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - y, और इसको हल करेंगे तो ये 7 चला जाएगा, यानी कि माइनस का 42 बराबर 0, और ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब मैं इतना मिटा दे रहा हूं दूसरे समीकरण के लिए यहां से। अब क्या कह रहे हैं, वर्तमान से 3 साल आगे चले जाइए, तब उनकी दोनों की आयु क्या हो जाएगी, क्रमशः उसके पिता की आयु हो जाएगी x + 3 और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी y + 3, क्योंकि आगे जा रहे हैं। और तब एक रिलेशन दिया गया है कि उसकी पिता की आयु क्या होगी, वो 3 गुना हो जाएगी उसकी पुत्री की आयु से। तो पुत्री की आयु हमने मान लिया y + 3, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जा रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसके पिता की आयु में। ये रिलेशन है, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 3x + 9, इसको इधर लाओ, 9 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और +3 है बराबर में 0,
और ये y माइनस 3x माइनस का 6 बराबर 0, और ये आपका दूसरा समीकरण युग्म बन जाएगा, दो चर का रैखिक समीकरण। तो बस इतना ही सी बात थी, आपको बनाना था, यही हमने बना दिया। दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस स्थिति को हमें ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बल्ले और गेंद का खरीद दाम मान लेते हैं x और y। ठीक है, माना एक बल्ले का दाम x रुपया है और एक गेंद का दाम या खरीदारी y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जब उसने 3900 रुपए में क्या खरीदा था, क्या क्या खरीदा, ये 3900 रुपए खर्च किए हैं, उसने खरीदा है 3 बल्ले यानी कि 3x हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ले का दाम ये है तो 3 का क्या हो जाएगा 3x, और 6 गेंदें खरीदी हैं, प्लस में कर देंगे 6y, क्योंकि एक गेंद का दाम y है तो 6 की 6y हो जाएगी। और ये कितने में खरीदी है, दोनों को जोड़ के लिख दिया 3900। तो ये आपका एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण आपका यहीं पे बन जाएगा, दूसरी बार जब खरीद रहा है वो 1300 रुपए में, तो 1300 में क्या क्या खरीद रहा है, एक तो बल्ला खरीद रहा है यानी कि सिर्फ x, एक ही बल्ला खरीद रहा है, और 3 गेंदें खरीद रहा है यानी कि 3y बराबर 1300। और ये आपका बन जाएगा इसका दूसरा समीकरण युग्म। और इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, वो कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। मतलब वो एक दिन आता है, 2 किलो सेब खरीदता है, 1 किलो अंगूर खरीदता है और 160 रुपए दे के जाता है। और फिर 1 महीने बाद आता है, 4 किलो सेब खरीदता है और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए, 2 किलो अंगूर खरीदता है और 300 रुपए दे के जाता है। इसको कह रहा है कि आप बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त कीजिए। तो क्या कर सकते हैं हम भाई, हम मान सकते हैं क्या, माना 1 केजी सेब का दाम x रुपया है और 1 केजी अंगूर का दाम, या फिर मूल्य लिखना चाहो आप लिख लो, मैं कहूंगा अपनी लैंग्वेज में लिखो, कहीं से मत देखो कि बुक का ये वो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है। तो मुझे यही समझ में आ रहा है बहुत आसानी से कि दाम इसका ये है वो है। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, y रुपया है, तो वो जो पहले दिन खरीदता है तो कितने किलो अंगूर सेब कितने किलो खरीदता है, 2 किलो सेब खरीदता है, यानी कि 1 किलो का दाम x है तो 2 किलो का 2x हो जाएगा। और साथ में क्या खरीदता है, 1 किलो अंगूर खरीदता है, यानी कि 1 किलो अंगूर यानी कि प्लस y लेता है, और कितने रुपए दे के जाता है, उस दिन दे के जाता है वो 160 रुपए। और यही आपका पहला समीकरण रैखिक समीकरण बन गया। जब 1 महीने बाद आता है, फिर क्या करता है, 4 किलो सेब खरीदता है यानी कि 4x हो गया, और अंगूर कितना खरीदता है, 2 किलो यानी कि 2y, और कितने रुपए दे के जाता है, 300 दे के जाता है। यही आपका बन जाता है इसका दूसरा समीकरण युग्म। और यहीं पे बस बनाना ही था, हमें हल तो करना नहीं, हल तो हम दूसरी प्रश्नावली से देखेंगे यानी कि 4.2 से। और आपकी प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है 3.1। और मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, वहां पे मिल जाएगा, और भी प्लेलिस्ट की भी लिंक दी गई है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। बाय बाय।